अब आई है बात। I think we can start now. Yes, Okay. चलो, तो हमारा चैप्टर है आज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले आई गो विद सम बेसिक्स कि भाई जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हम उस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन वुड बी प्री फर्टिलाइजेशन, then fertilization, and third one would be post fertilization. प्री फर्टिलाइजेशन में कौन सी इवेंट्स आती है मुस्कान? गैमेटोजेनेसिस। एग्जैक्टली, गैमेटोजेनेसिस। सो प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे पास 2 इवेंट्स आएंगे। द फर्स्ट वन वुड बी गैमेटोजेनेसिस गैमेट ट्रांसफर एंड गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे 2 टाइप का होगा जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर अगर हम बनवाएंगे मेल गैमेट तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बट जब हम फीमेल गैमेट बनवाएंगे तो उस इवेंट को बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। एंड गैमेट ट्रांसफर की जो इवेंट होगी उसको हम बोलेंगे इधर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। एंड देन मेल गैमेट होगा आपका यहाँ पे क्या? पॉलन ग्रेन, जिसको हम मेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा? एम्ब्रियो सेक। इन दोनों के अंदर मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। उन दोनों का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा। गैमीट का फ्यूजन करने के बाद जो भी स्ट्रक्चर बनेगी, जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट कहाँ पे होगा आपका? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। इसी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका फ्रूट का फॉर्मेशन भी होगा, सीड का फॉर्मेशन भी होगा। वो सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस भी हमको पढ़ना है। तो पूरे चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चीजें आप लोगों को क्लियर हुआ? यस। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कैसे उसके अंदर हम अलग अलग इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये हुआ। अब नेक्स्ट चीज आता है, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है फ्लावर क्या होता है, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म। एग्जैक्टली, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स ही फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। तो उनके अंदर हमको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इवेंट्स क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन,
एपोमिक्सिस कैसे होता है, पॉली एम्ब्रियोनी कैसे होता है, ये पूरा का पूरा चैप्टर का आपके टॉपिक्स है जो हमें कवर करना है। तो सबसे पहला आ जाता है आपकी फ्लावर की स्ट्रक्चर। खुद से हम फ्लावर की स्ट्रक्चर बना के एक बार समझ लेते हैं। तो आपके फ्लावर के अंदर जो भी कलरफुल पार्ट है पूरा का पूरा, colored petals, these are known as petals, and petals are also known as corolla. These reduced green leaf-like structure, these are known as sepals, are also known as petals को हमने कलरफुल क्यों बनाया हुआ है? ताकि insects to attract the insects for pollination, pollination के लिए insects को attract करना है हम लोगों को, इसलिए petals का जो है उनको एक ब्यूटीफुल सा अपीयरेंस दिया हुआ, कलरफुल इनको बनाया हुआ है, ठीक है। एंड जिसके ऊपर ये पूरा लाई कर रहा है स्ट्रक्चर, ये नीचे वाला पार्ट इज योर swollen up thalamus, ये हुआ। तो ये हमारे पास पेटल्स, सेपल्स, थैलेमस, ये सारे के सारे फ्लावर के वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आता है। तो जो सेंटर में है, दिस इज नॉन एज gynoecium. Gynoecium is also known as carpel, and it is also known as pistil. तीनों नाम हो सकता है, नहीं हो सकता है? Yes, ma'am. इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर वाला स्टिकी पार्ट होता है, विच इज सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। किसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म? पोलन ग्रेन की। भाई यहाँ पे पोलन ग्रेन बनेगा और जाके लैंड होगा किसके ऊपर? आपके स्टिग्मा के ऊपर। देन इसके बाद लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर ही आपका इधर, दिस इज नोन एज स्टाइल। एंड नीचे स्वेलन अप पार्ट बेस पे, दिस इज ओवरी। इसी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। तो तीनों पार्ट आपको नाम याद रखने हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, विच आर द पार्ट ऑफ गाइनोशियम, कार्पल या फिर पिस्टिल। ये यहाँ तक। फिर आ जाता है, ये गाइनोशियम तो हुआ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कलेक्टिवली बोलते हैं Androecium. एंड्रोशियम, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेमन। एंड इसके अंदर 2 पार्ट है। एक ऊपर वाला पार्ट है बाइलोब स्ट्रक्चर, हमको ये दिख रहा है, दिस इज नोन एज एंथर, एंड नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज फिलामेंट। तो ये फिलामेंट का नीचे वाला जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच है फिलामेंट का? थाइमस। थैलेमस से भी अटैच हो सकता है, एज वेल एज आपकी पेटल से भी अटैच हो सकता है, नहीं हो सकता है? Yes, यहाँ पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच है? या तो आपके थैलेमस से हो सकता है या फिर पेटल से भी हो सकता है। एंड इसका जो ऊपर डिस्टल वाला पार्ट है, डिस्टल वाला पार्ट इज अटैच्ड विद एंथर, एंथर से अटैच है। एंथर कैसे दिख रहा है आपको? एक बाइलोब स्ट्रक्चर है ना ये, Yes, ma'am. 2 लोब्स देखने के लिए मिल रहे हैं ऐसे, एक ये लोब है, एक ये लोब है, Yes, ma'am. ठीक है। अब इसी एक लोब के अंदर 2 थिकास प्रेजेंट होते हैं, each lobe having 2 thica, that's why anther is also known as dithecus। इसको आगे और थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ फ्लावर की स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दो कि फ्लावर के अंदर जो भी नॉमेनक्लेचर्स है, आपको वो सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं? क्लियर? पलक, वर्षा, वैभव, शगुन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ।
नेक्स्ट आता है, अब जितना आप लोगों को फ्लावर के अंदर ये हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक टर्मिनोलॉजीज देखा, अब इन टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा डिटेल में हम लोग करने वाला है। सबसे पहले हमारे पास स्टेमन आता है, स्टेमन के अंदर आपका प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी माइक्रोस्पोरेंजियम को ना आपको बिल्कुल एक रूम के जैसे कंसीडर करना है कि फ्लावर के अंदर एक रूम है विच इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। उस रूम के अंदर प्रोसेस कौन सा चल रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस चल रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बनेगा क्या यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर बनेगा। यस मैम। एंड Yes, इस रूम के अंदर हो रहा है प्रोसेस, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। यही माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाके जब ये फर्दर मैच्योर होगा तो इस रूम का नाम चेंज करके हम क्या कर देंगे, पोलन सैक कर देते हैं। पोलन सैक हम रूम का नाम कब चेंज करेंगे, जब ये माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में। तो इसका मतलब हमारे रूम का नाम, रूम के अंदर जैसे होता है ना कि भाई रूम के अंदर किचन का सामान रख दो तो उसका नाम किचन हो गया, वहां से उठा के फालतू का सामान रख दो तो स्टोर रूम हो गया। तो ऐसे ही फ्लावर के अंदर है कि भाई अगर हमारे एक रूम के अंदर माइक्रोस्पोर है तब तक हम उसका नाम क्या रखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। लेकिन जैसे ही वो माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गया तो उस रूम का नाम चेंज होके क्या हो गया, पोलन सैक। टर्म सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि जब ये यंग है हमारा फ्लावर तब उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है और धीरे धीरे जब वो मेच्योर हो जाता है तो मेच्योरिटी में आके हम उसको पोलन सैक बोल देते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप करके पोलन ग्रेन में ही कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे ना, समझ आ रहा है? नो मैम। कहीं पे अगर फास्ट लगेगा, कोई भी पॉइंट ऐसे लगेगा कि मैम ये बहुत फास्ट हो गया, नहीं समझ में आया, तो पूछ लेना सेम टाइम पे हैंड रेज करके, ठीक है। चलो अभी जितनी भी मैंने यहाँ पे लाइंस लिखी हुई है सब एनसीईआरटी की लाइन है, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमारे पास बाइलोब स्ट्रक्चर होता है एंथर, प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो आपका थैलेमस से अटैच होता है या फिर पेटल से अटैच होता है। आपके जो स्टेमन का नंबर और लेंथ है वो फ्लावर की अलग अलग स्पीसीज में अलग होगा, किसी के अंदर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, डिपेंड करेगा स्पीसीज टू स्पीसीज, वो वेरी करेगा। यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन के आता है, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन वेरी करता है नहीं करता है, आर सेम इन डिफरेंट स्पीसीज, ऐसे कर देंगे इसको कुछ भी करके, बट मेक श्योर ये पूरा का पूरा चैप्टर एक ऐसा है कि जिसको आपको एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छोड़नी है। 2 से 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपसे पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी 12th में अगर आप देखो इसको, एंड सबसे इजी चैप्टर भी है, बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। अब देखो हमने बात किया कि हमारे पास ये ऐसे एक बाइलोब स्ट्रक्चर था, है नहीं था बाइलोब स्ट्रक्चर, और नीचे आपका ये फिलामेंट था। अब इस बाइलोब स्ट्रक्चर के अंदर एक लोब के अंदर 2 थीकास प्रेजेंट है। वो थीकास पता है कैसे बने, हमने एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लेके आए इधर से और इधर से इसको प्रेशराइज करा, अंदर की साइड पुश किया इधर से। तो जब हम इसको अंदर की साइड पुश करेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसी नहीं दिखने लग जाएगी क्या, जब हम इसको इधर से पुश किया हमने एंड से इसको इधर से पुश किया, Yes, ma'am. बनेगी ना ऐसी स्ट्रक्चर ये। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। तो भाई ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ही है जिसने आपके एक लोब के अंदर 2 थीकास का फॉर्मेशन किया। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ने एक लोब को 2 थीकास में डिवाइड किया है। अब आप कलेक्टिवली अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे 4 चैम्बर्स बन गए हैं, नहीं बन गए हैं? Yes, एक ma'am. तो इसका मतलब यहाँ पे 4 रूम बन गए हैं, नहीं बन गए? Yes, ma'am. तो वी कैन कॉल इट कि यहाँ पे भाई 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आ गए हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हम इसको टेट्रा स्पोरेंजिएट, Yes, ma'am. ठीक है। अब ये जो आपका एंथर है, इस एंथर की कवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा जो एंथर है आपका, इट इज कवर्ड विद 4 लेयर्स, ये 4 लेयर से कवर्ड अप होता है। यही मैंने आपको अभी बता दिया लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव वाला
जो आपके थीका को सेपरेट करता है, बाइलोब नेचर बनाता है, 4 साइडेड स्ट्रक्चर अब हमको देखने के लिए मिल जाती है, एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया विच इज नोन एज टेट्रास्पोरेंजिया। यही माइक्रोस्पोरेंजिया हमारा जो रूम है डेवलप करके पोलन सेक बना देगा। कब पोलन सेक बोलेंगे, कब माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, वो आपको क्लियर हो गया है। जब तक माइक्रोस्पोर होगा तब तक माइक्रोस्पोरेंजिया, जैसे माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पोलन ग्रेन बनाएगा तब हम उसको पोलन सेक बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब आ जाओ इसकी लेयर्स पे। तो यहाँ पे टोटल वी हैव 4 कवरिंग्स। सबसे बाहर होती है आपकी एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के इनर साइड में वी हैव एंडोथीशियम, एंड देन वी हैव मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कितनी होती है यहाँ पे? 1 2 3 1 to 3 लेयर्स होती है, और एपिडर्मिस एंडोथीशियम ये दोनों सिंगल लेयर है। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर्स मिलके, तीनों लेयर कलेक्टिवली मिलके आपके एंथर का प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। यहां से भी बहुत क्वेश्चन आता है, प्रोटेक्शन एज वेल एज डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन। सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन उसके अंदर की साइड एंडोथीशियम, एंड द इनर वन इज मिडिल लेयर। सो वी हैव 3 लेयर, सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आएगा। मिडिल लेयर के इनर साइड में वी हैव अ लेयर व्हिच इज नोन एज टैपेटम। टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। टैपेटम क्या करती है? इट प्रोवाइड नरिशमेंट, ये नरिशमेंट देती है टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन लिख लो या माइक्रोस्पोर लिख लो, उसको नरिशमेंट देने का काम करती है। टैपेटम के पास डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, एज वेल एज ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका मतलब टोटल वी हैव 4 लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। टैपेटम के इनर साइड में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट टिश्यू इज नोन एज, जो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू एक होमोजीनस टिश्यू है, होमोजीनस टिश्यू है। एंड यही टिश्यू फर्दर आगे जाके आपका किसका फॉर्मेशन करेगा? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम अभी सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर। लेयरिंग्स क्लियर हुआ? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, और टैपेटम के इनर साइड में वी हैव अ टिश्यू, दैट टिश्यू इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। सॉर्टेड यहां तक? यस मैम, Yes, ma'am. बाकी लोग? यस ओके, यस मैम। नेक्स्ट आ जाइए, इसको थोड़ा सा हम अपनी वे में पढ़ते हैं। देखो, अभी हमने देखा कि भाई हमारे पास है स्पोरोजिनस टिश्यू अंदर की साइड। स्पोरोजिनस टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सी लेयर प्रेजेंट है? टैपेटम। टैपेटम लेयर है ना, तो मैंने इसको इधर टैपेटम लेयर बना दी। ये आपकी टैपेटम लेयर, अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू। अच्छा, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताएगा कोई? मैम ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स? सेल्स having same origin and having same function, यस उन्हीं को बोलते हैं ना। तो अब ये टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो हमने क्या किया? टिश्यू सेल्स, टिश्यू बनता कब है? जब बहुत सारे सेल्स आपस में कनेक्शन के थ्रू जुड़ जाते हैं। तो इनके बीच में कनेक्शन है, दैट कनेक्शन इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो इस टिश्यू का हमने वो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन ब्रेक कराया, और हमारे पास ये टिश्यू सेल्स में डिवाइड हो गया। मतलब इस टिश्यू की जो सेल्स है ना, वो सब अलग अलग हो गई। हर एक सेल को एक नाम दिया जाएगा। द सिंगल सेल इज नोन एज टीएमसी। टीएमसी की फुल फॉर्म? पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल। अच्छा, पोलन मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा? 2n डिप्लॉयड। राइट। तो ये 2n, ये जो होगा आपका पीएमसी, ये 2n होगा। अब इस एक पीएमसी को मैंने उठा लिया यहाँ से, और इसके अंदर करा दिया मियोसिस 1। मियोसिस 1 कैसा डिवीजन होता है? रिडक्शनल या इक्वेशनल?
रिडक्शनल रिडक्शनल डिवीजन होता है। अब आपको पता है भाई रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 सेल बन के आ गए, फिर इसके अंदर मैंने कराया मियोसिस 2। मियोसिस 2 होता है आपका क्या, इक्वेशनल डिवीजन। तो इक्वेशनल डिवीजन से मेरे पास आ गए कितने सेल्स, 4 सेल्स बन गए। अब इन चारों सेल्स के बाहर एक हार्ड सी लेयर प्रेजेंट है, दैट लेयर इज नोन एज कैलोज की लेयर। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे जिसमें एक सेल के अंदर 4 सेल प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड क्यों बोल रहा है, क्योंकि भाई 4 सेल्स प्रेजेंट है ना यहाँ पे, इसलिए हमने इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला। तो एक पीएमसी से अभी मेरे पास मियोसिस कराने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बन के आया। अब हमने इस बाहर की जो कैलोज की लेयर है इसको हटाना है। कैलोज की लेयर हटाने के लिए हमने एंजाइम डाला कैलेज। इस कैलेज लेयर ने इस कैलोज को डाइजेस्ट करा दिया, जिसकी वजह से मेरे पास ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग होके आ गए। तो मतलब एक पीएमसी से मेरे पास कितने माइक्रोस्पोर बन गए, 4 माइक्रोस्पोर बन गए। और चारों माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या है, so one PMC give rise to microspore. This process is known as microsporogenesis. Process of formation of microspore from PMC is known as microsporogenesis. क्लियर। अभी तक देखो सिर्फ माइक्रोस्पोर बना है, अब इस माइक्रोस्पोर से हमको क्या बनवाना है, पॉलन ग्रेन बनना है। यहां तक सबको समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते है किसी को कोई डाउट? नहीं नो मैम। चलो फिर अब नहीं डाउट है तो अब हम माइक्रोस्पोर से एक बार पॉलन ग्रेन बनवा लेते हैं। तो हम इसको हेडलाइन लिख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। अब मेरे पास 4 माइक्रोस्पोर आए, चारों माइक्रोस्पोर से मिलके 4 ही पॉलन ग्रेन बने। तो मैं सिर्फ एक माइक्रोस्पोर को ले रही हूँ, यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर लिया और इसी से पॉलन ग्रेन बनवाएंगे। तो अब हमने सबसे पहले क्या किया, देखो माइक्रोस्पोर मेरा क्या है, हैप्लॉइड है, और पॉलन ग्रेन भी क्या होता है, हैप्लॉइड। पॉलन ग्रेन इज आल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। अच्छा, मेल गैमेटोफाइट और गैमीट में क्या डिफरेंस होता है, गैमेटोफाइट और गैमीट में? दोबारा बोलो तनीषा। गैमेटोफाइट से गैमीट्स बनते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा। मुस्कान देखो, फाइट इज व्हाट, फाइट इज बॉडी और गैमेटो इज गैमीट। तो गैमेटोफाइट इज द बॉडी विच कैरीज गैमीट। एग्जैक्टली, गैमीट्स कैरी करने वाली बॉडी, उसको बोलता है गैमेटोफाइट। तो पोलन ग्रेन से गैमीट नहीं बनेगा। पोलन ग्रेन एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर गैमीट ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट तनिष्का? यस। चलो, तो अब इस माइक्रोस्पोर को, ये हैप्लॉइड है, पोलन ग्रेन भी हैप्लॉइड बनवाना है, तो मेरे को डिवीजन कौन सा यूज करना होगा यहाँ पे, माइटोसिस। तो अब हमने ना यहाँ पे माइटोसिस कैसे कराया, हमने माइटोसिस कराने से पहले इस सेल के अंदर कुछ वैक्यूल्स डेवलप करा दिए, ऐसे लार्ज साइज के वैक्यूल्स डेवलप करा दिए। अब वैक्यूल डेवलप होने की वजह से क्या हुआ ना, मेरा जो बेचारा न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस सेंटर से पेरीफेरी पे शिफ्ट हो गया। ये क्या बनवा दिया हमने यहाँ पे, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ जिसकी वजह से न्यूक्लियस पेरीफेरी पे
शिफ्ट हो गया। अब जब न्यूक्लियस पेरीफेरी पे शिफ्ट हुआ और हमने इसके अंदर करा दिया माइटोसिस, तो यहाँ पे हुआ अनइक्वल डिवीजन, मतलब एसिमेट्रिक स्पाइंडल फॉर्मेशन हुआ। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, क्या हुआ यहाँ पे, एसिमेट्रिक स्पाइंडल फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आई नो कुछ बच्चों को हो रहा होगा, आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ा होगा कि भाई हमारे पास माइटोसिस में एग्जैक्टली होता क्या है, सारे सेल ऑर्गेनेलीज गायब हो जाता है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, वहां पे स्पाइंडल फाइबर्स आ जाते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। क्यों होता है, एक सेल से हमको दो सेल बनवानी है, वो सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रोसेस चल रहा होता है, जिसकी वजह से सेल क्या होती है, सेंटर से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यही होता है ना, सेल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियस ही एक कॉर्नर में शिफ्ट हो गया। अब न्यूक्लियस कॉर्नर में शिफ्ट होने की वजह से एक बड़ी सेल बन जाएगी और एक छोटी सेल बन जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसकी वजह से आपके पास एक बड़ी सेल बन के आएगी एंड दैट लार्ज सेल इज नोन एज Vegetative cell. vegetative cell and that small cell is known as Germ cell. जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्ज है, तो भाई लार्ज के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अपने साथ बहुत सारा फूड स्टोर करके रखेगी, इसलिए इसको लार्ज बनवा दिया हमने। और जनरेटिव सेल के पास क्या होगा, जनरेटिव सेल के पास जर्म सेल्स होंगे, मतलब हमारे गैमीट्स होंगे। जो आपकी ये जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल बिल्कुल ऐसे दिखाई देती है, इसकी जो शेप होती है स्पाइंडल शेप की रहती है। ये ऐसे लगता है कि वेजिटेटिव सेल के अंदर ये फ्लोट कर रही है स्पाइंडल शेप में। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इरेग्युलर शेप का न्यूक्लियस होता है, इरेग्युलर शेप न्यूक्लियस होता है। अब इस पोलन ग्रेन के बाहर लेयर्स आनी शुरू होगी, एक आएगी इसकी इनर लेयर, इनर लेयर वुड बी इंटाइन एंड आउटर लेयर में डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो हमने इधर येलो से बनाई है, दिस वन इज इंटाइन, जो कि कॉन्टिन्यूअस लेयर है एंड दिस कॉन्टिन्यूअस लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टोज। सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से ये मिलके बन गया एंड दैट आउटर वन लेयर इज एक्साइन। दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड ये स्पोरोपोलेनिन जो है ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। क्या है स्पोरोपोलेनिन? हार्डेस्ट मटेरियल है। इस स्पोरोपोलेनिन को कोई भी एंजाइम, कोई भी एसिड, कोई भी बेस डिग्रेड नहीं कर सकता। अब जब हम इसको डिग्रेड नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली एज अ फ्रोजन नेचर देगा या नहीं देगा? तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलेनिन जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके अंदर फ्रोजन नेचर पाया जाता है, इसकी वजह से सिर्फ स्पोरोपोलेनिन की वजह से। एक्साइन लेयर का जो डिजाइन है, एरे है, वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। देयर इज अ पार्ट जहां पे एक्साइन एब्सेंट है, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट? यस मैम। एब्सेंस ऑफ एक्साइन, जहां पे एक्साइन एब्सेंट है, दैट पार्ट इज नोन एज जर्म पोर। जर्म पोर। एंड इसी जर्म पोर से आपका बनेगा क्या? पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब कौन सी लेयर बनवाती है? इंटाइन लेयर के थ्रू पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया पोलन ग्रेन के बारे में सारी कहानी? यस कैसे पोलन ग्रेन बना, उसकी आउटर लेयर, इनर लेयर, सब कुछ। राइट। तो अब यहाँ पे आप अगर इसको देख रहे होंगे तो आपको ये कुछ टू सेल स्टेज दिख रहा है, एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। टू सेल्स। यस। तो आपके जो 60% पोलन ग्रेन है वो टू सेल स्टेज में पाया जाता है। कैसे पाए जाते हैं टू सेल स्टेज में? क्योंकि भाई जब ये एंथर के अंदर बने, एंथर से निकल के इनको कहाँ जाना है? स्टिग्मा पे जाना है ना।
तो एंथर से निकलते हैं 2 सेल स्टेज में और स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाता है, और स्टिग्मा पे जाने के बाद वापस जनरेटिव सेल में एक और डिवीजन कराते हैं, जिसकी वजह से जनरेटिव सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और बन जाएंगे फिर कितने, जब जनरेटिव सेल के अंदर एक बार और माइटोसिस करा दोगे तो 3 सेल स्टेज बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? यस मैम। बनेगी ना। तो 60% अपने घर से 2 सेल स्टेज में निकलता है और डेस्टिनी पे पहुंचने के बाद 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है। जैसे होता है ना आप लोगों के घरों में शादी है, ठीक है, तो बहुत सारे मेहमान ऐसे होते हैं जो घर से रेडी होके आते हैं, लेकिन कुछ कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो आपके घर पे आके रेडी होता है। तो ये वही वाली कहानी है, ये 60% ज्यादातर लोग अपने घर से बिना रेडी हुए आते हैं 2 सेल स्टेज में। रेस्ट 40% वाले जो पोलन ग्रेन है, 40% पोलन ग्रेन अपने घर से ही तैयार होके निकलते हैं 3 सेल स्टेज में। तो भाई देखो, तैयार तो हर किसी को होना है, 3 सेल स्टेज में तो हर पोलन ग्रेन को आना है, तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन कराएंगे ना, 2 गैमीट बनवाना है ना हमें पोलन ग्रेन के अंदर, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो भाई 3 सेल स्टेज में तो आना ही आना है, या तो अपने घर से निकल के आ जाओ 3 सेल स्टेज में, या फिर स्टिग्मा के ऊपर आके आप 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाओ, चॉइस इज योर्स। तो एंजियोस्पर्म में 60% 2 सेल स्टेज में और बाकी हमारा 40% 3 सेल स्टेज में। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? चलो भाई यहाँ तक क्लियर है तो आगे आ जाओ। अब जितना मैंने आपको बता दिया, अभी आ जाता है एनसीईआरटी का डेटा। पोलन ग्रेन का साइज कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन। 2 लेयर्स हैं। एक्साइन किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, कोई हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड एल्केन को डिग्रेड नहीं कर सकता। जहां पे आपका एक्साइन एब्सेंट है, दैट पार्ट इज नोन एज जर्म पोर। पोलन ग्रेन को फोसिल नेचर किसकी वजह से मिला है? स्पोरोपोलिन की वजह से। एंड ये एक्साइन का अलग अलग पैटर्न डिजाइन रहता है। 60% जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज में निकलते हैं, 40% पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में निकलते हैं। आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। सबसे पहले वेक्यूल्स डेवलप हुए, न्यूक्लियस पेरीफेरी पे शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से एसिमेट्रिक स्पाइंडल बना एंड एक लार्ज सेल बन गया, एक स्मॉल सेल बन गया। तो भाई ये सब कुछ जो बताया अब तक मैंने। यस मैम। ये क्वेश्चन करना जरा एक बार। Which of the following has proved helpful in preserving soil? स्पोरोपोलिन। Ma'am, sporopollen D. कितना इजी क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा हुआ है। 3 वाले मार्क्स है ना, बिल्कुल 4 मार्क्स। ये क्वेश्चन तो ऐसे कोई गलत कर ही नहीं सकता। पोलन ग्रेन के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, इसका पूरा एक शॉर्ट सा चार्ट मैंने आपके लिए डाला हुआ है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है भाई, पोलन ग्रेन के फायदे तो हैं कि हाँ वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहा है। पोलन ग्रेन बहुत सारी एलर्जीज भी पोज करता है। इसकी एलर्जी पोज करने के पीछे एक रीजन है कि भाई इसका साइज बहुत छोटा है। अब इसका साइज बहुत छोटा है तो आप जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो आप ऑक्सीजन के साथ साथ ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाके ट्रैप हो जाता है एंड एलर्जीज पोज करता है, जैसे कि आपका क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब पोज करता है। एक केस है आपका, पहले के टाइम में क्या होता था, 1947 से पहले इंडिया के अंदर गेहूं की खेती नहीं की जाती थी। अगर आपको व्हीट चाहिए तो यूएस से इंपोर्ट कराता था इंडिया। तो एक बार ऐसे यूएस से व्हीट को इंपोर्ट कराया जा रहा था, तो यूएस से व्हीट के साथ साथ पार्थेनियम, जिसका दूसरा नाम है कैरेट ग्रास, उसका पोलन ग्रेन भी मिक्स होके आ गया था। किसका आया था? पार्थेनियम, विच इज ऑल्सो नोन एज कैरेट ग्रास। उसका पोलन ग्रेन व्हीट के साथ मिक्स होके इंडिया में आ गया था। अब पार्थेनियम इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं था, तो ये इतना ज्यादा फैला इंडिया के अंदर कि इसने सबसे ज्यादा पोलन एलर्जी कोज किया था उस टाइम पे। यूबिक्विस टर्म एनसीईआरटी में ले, यूबिक्विस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में फैलना किसी चीज का। तो ये तो एक साइड इफेक्ट हुआ ना, पोलन ग्रेन का एक डिसएडवांटेज हुआ।
एडवांटेजेस भी है इसके। एडवांटेजेस कैसे है कि भाई पोलन ग्रेन बहुत न्यूट्रिटिव होता है, इसको जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। रेस हॉर्सेज है उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। पोलन ग्रेन को टैबलेट्स की फॉर्म में भी खाते हैं, उसका सिरप्स भी अवेलेबल होते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में भी मिलता है, हर फॉर्म में वो आपको मिलता है। तो ये तो था इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। नेक्स्ट आता है पोलन की वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है लाइफ स्पेन, समझते हो, लाइफ स्पेन, कि भाई पोलन ग्रेन जो है वो आपका कहाँ से निकला, पोलन ग्रेन निकला एंथर से, और उसको जाना कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर जाना है ना, स्टिग्मा को के पास जाना है तभी तो फर्टिलाइजेशन करेगा। अब बाय चांस एंथर से निकला और स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाया, स्टिग्मा के अलावा लेट्स सपोज कहीं पे भी और जाके लैंड हो गया, तो कितने टाइम तक आपका पोलन ग्रेन सरवाइव कर सकता है, उसको बोलता है पोलन वायबिलिटी, कि उसकी जो पोटेंशियल है फर्टिलाइजेशन करने का वो कब तक एक्टिव रह सकता है। तो अगर आप इसकी वायबिलिटी को कंपेयर करें तो वायबिलिटी जो है प्लांट टू प्लांट वेरी करती है, और कैसे स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। किस पे डिपेंड करती है पोलन की वायबिलिटी, कि पोलन ग्रेन कैसे टेम्परेचर में ग्रो कर रहा है और वहां की ह्यूमिडिटी कैसी है, इन दो चीजों पे पोलन की वायबिलिटी डिपेंड करती है। अब एग्जांपल आ जाओ, जैसे राइस, राइस को पैडी प्लांट भी बोलते हैं हम, पैडी प्लांट्स, व्हीट हो गया, इनके जो पोलन ग्रेन है उसकी वायबिलिटी विद इन 30 मिनट लॉस्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर 30 मिनट के अंदर अंदर आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंचा तो पोलन ग्रेन की डेथ हो जाएगी, वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, तो 30 मिनट का। लेकिन वी हैव सम स्पीसीज जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इनके पोलन ग्रेन जो है वो 1-2 महीने तक भी जिंदा रह सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत। और अगर आप पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखना चाहते हैं अपने पास, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, उसको -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख लो, तो जब मर्जी आप उसको यूज कर लो, उसकी वायबिलिटी कभी खराब ही नहीं होगी। डन यहाँ तक? यस मैम। चलो, तो ये तो हुआ देखो पूरा का पूरा मेल गैमेटोफाइट के बारे में सारी कहानी। अब एक क्वेश्चन कर लो यहाँ से, देखो नी 2018 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन -196। वेरी गुड, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। अब आ जाते हैं हम हमारे फीमेल सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर जैसे वहां देखो मेल से कंपैरिजन करके पढ़ोगे, वहां पे रूम का नाम क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे रूम का नाम क्या है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। वहां पे बन रहा था मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन, यहाँ पे बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो। अब अगर फ्लावर के अंदर सिर्फ एक पिस्टल प्रेजेंट है, पिस्टल इज गाइनोशियम या कार्पल, उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी। एक से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। और बहुत सारे प्रेजेंट है और आपस में फ्यूज्ड है, सारे के सारे आपस में चिपके हुआ है, उसके लिए टर्म यूज करेंगे सिनकार्पस। बहुत सारे प्रेजेंट है लेकिन फ्रीली प्रेजेंट है, फ्यूज्ड नहीं है, उसके लिए वी विल कॉल इट एपोकार्पस। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल कि भाई एक ओवरी के अंदर अगर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, उसके एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, व्हीट, पैडी, मैंगी। व्हीट, पैडी, मैंगी, यहाँ से भी नीट में एक क्वेश्चन आता है। अगर एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है भाई, ओव्यूल्स जो होते हैं ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड में कन्वर्ट होता है। तो आपका व्हीट जो है वो भी एक सिंगल सीड है, ठीक है। मैंगो के अंदर भी एक ही सीड होता है और पैडी राइस के अंदर भी एक ही सीड होता है। पपाया के अंदर तो बहुत सारे सीड्स होते हैं, नहीं होते हैं। वाटरमेलन में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं, ऑर्किड्स में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं।
मैनी सीड्स वाले मैनी ओव्यूल्स इन ओवरी, सिंगल सीड वाले वन ओव्यूल इन वन ओवरी। ये एनसीईआरटी का ही है पूरा का पूरा। अब सिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये सब हमने पढ़ ही लिया है। अब नेक्स्ट चीज आ जाता है कि आप लोगों का, जैसे वहां पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था एंथेरोफिलामेंट का, ऐसे ही यहाँ पे ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल। तो आपको ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो ओव्यूल आपका सबसे पहले अटैच होता है विद द प्लेसेंटा। तो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। देन प्लेसेंटा के जस्ट क्लोज में पार्ट प्रेजेंट होता है फ्यूनिकल, जो कि प्लेसेंटा से अटैच होने में हेल्प करता है ओव्यूल का। ओव्यूल को हेल्प कर रहा है प्लेसेंटा से अटैच होने में। देन आपका ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच वाला जो पार्ट है, दिस इज नोन एज हाइलम। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का पार्ट इज हाइलम। यहाँ पे दो लेयर्स प्रेजेंट है। तो आउटर लेयर जो है आपकी ओव्यूल का, उसको बोलेंगे आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर वाले को बोलेंगे इनर इंटेग्यूमेंट। याद करो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था एक होमोजीनस टिश्यू था इनसाइड द टैपेटम लेयर। उस टिश्यू का नाम क्या था? Sporogenous. स्पोरोजीनस टिश्यू, जस्ट सिमिलर टू स्पोरोजीनस टिश्यू। यहाँ पे भी एक टिश्यू है, दैट टिश्यू इज नोन एज न्यूसिलस। तो न्यूसिलस किससे सिमिलर है? इट इज सिमिलर टू स्पोरोजीनस टिश्यू। जैसे स्पोरोजीनस टिश्यू के एक सिंगल सेल को हम टीएमसी बोल रहे थे ना, पोलन मदर सेल, ऐसे ही इसके न्यूसिलस टिश्यू के एक सिंगल सेल को हम बोलेंगे एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर? चलो, अब इससे पहले हम थोड़ा सा हैंड रिटन पे आ जाते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास ही सेंटर में है आपका न्यूसिलस, बहुत सारी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। न्यूसिलस के बाहर क्या प्रेजेंट है? इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है ना, दो। Yes, ma'am. अब जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है, द पार्ट वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट, उस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। एंड माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट वाला एंड इज नोन एज Chilazal end. चिलाजल। तो अब होगा क्या यहाँ पे? अ सेल, एक सिंगल सेल विच इज मोस्ट नियरर टू माइक्रोपाइलर एंड, जो माइक्रोपाइलर एंड के सबसे क्लोज है, वो सेल स्टार्ट ग्रोइंग। तो सेल अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, और जो बाकी की सेल्स है वो साइड साइड में रह जाएंगे। ऐसे न्यूसिलस की बाकी के जो सेल्स हैं वो साइड साइड में रह जाएंगे। इस एक सेल को हम बोलेंगे एमएमसी। एमएमसी की फ्लाइडी क्या होती है? डिप्लॉइड होता है। वेरी गुड। तो अभी ये मेरे पास डिप्लॉइड है। अब इस डिप्लॉइड के अंदर मेरे को कराना है डिवीजन। तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं क्या कराऊंगी? मियोसिस 1 कराऊंगी। तो चलो यहाँ पे चारों मियोसिस मतलब दोनों मियोसिस एक साथ ही करा रहे हैं। तो एक मियोसिस कराने से कितनी सेल बनती है? वन मियोसिस गिव राइज टू हाउ मेनी सेल्स? 2. अगर सिर्फ मियोसिस बोल रही हूँ ना मैं, तो उसका मतलब उसमें मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों आ गया। 4 बनेंगे। तो 4 बने। तो यहाँ पे मेरे पास 4 सेल बन के आ गई। इनको हम बोलेंगे मेगास्पोर। अब कंपैरिजन करो इसका लास्ट वाले प्रोसेस से। वहां पे एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बने थे, एंड चारों माइक्रोस्पोर ने गिव राइज टू 4 पोलन ग्रेन। हुआ था नहीं हुआ था ये? क्या यहाँ पे भी सेम होगा? No, ma'am. नहीं होगा। यहाँ पे 4 मेगास्पोर जरूर बना है, लेकिन चारों मेगास्पोर आपके आगे जाके 4 पोलन ग्रेन नहीं बन पाएंगे। एक सेकेंड होल्ड करना बस। लेट मी प्लग इन माई लैपटॉप। अब इन चारों में से 3 तो देखो यहीं पे डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक फंक्शनल बच जाएगा। 3 डीजनरेट होंगे, एक फंक्शनल बचेगा। इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करता है, दैट टर्म इज नोन एज 3 हो गए डीजनरेट। मोनोस्पोरिक। एंड एक बन गया फंक्शनल, और इसी को हम बोलेंगे हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। दिस इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ये हुआ। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके एम्ब्रियो सेक बनवाएगा। ये क्या है, मेरा हैप्लॉइड है ना, Yes, ma'am. तो अब मैं मियोसिस नहीं करा सकती, अब मेरे को माइटोसिस कराना है। अब माइटोसिस भी हम यहाँ पे कराएंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वाला। समझते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वाला कौन सा होता है? Yes, ma'am. जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से 4 और 4 से 8. ये बने। अब इसके बाद हम साइटोकाइनेसिस कराएंगे इसके अंदर। अब जब साइटोकाइनेसिस होगा तो ये सेल्स अपने आप को कुछ ऐसे डिवाइड कर लेंगे कि 3 सेल एक पोर्शन पे, 3 सेल एक पोर्शन पे और 2 न्यूक्लियस सेंटर में। ऊपर वाला लेट सपोज है मेरे पास चलाजल एंड और नीचे वाला है माइक्रोपाइलर एंड। तो चलाजल एंड पे जो 3 सेल्स हैं, इन तीनों सेल्स को हम बोलेंगे एंटीपोडाल सेल्स। माइक्रोपाइलर एंड पे जो कॉर्नर वाली 2 सेल्स हैं, इन कॉर्नर वाली सेल्स को हम बोलेंगे Synergid. सिनर्जिड सेल की एक पहचान ये होती है कि इनके बॉटम पे सेल्यूलोज की थिकनिंग मिलती है ऐसे, एंड दिस सेल्यूलोज थिकनिंग इज नोन एज Filiform apparatus. Filiform apparatus. और सेंटर में वी हैव एग सेल, Egg cells. एंड ये हमारे पास हुए पोलर। Polar nucleus. ये आपके पास बन के आ गया एक एम्ब्रियो सेक। अब इस एम्ब्रियो सेक में काउंट करके बताओ मेरे को कितने सेल्स है टोटल, हाउ मेनी सेल्स वी हैव हियर? 7 cells. 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है टोटल, so we will call it 7 cell 8 nucleate stage. Done. What is the function of filiform apparatus? मैम pollen tube की एंट्री को गाइड करता है. Right. Pollen tube की एंट्री को ये गाइड करता है. This is filiform apparatus. यहाँ तक सारा प्रोसेस डन। कोई पॉइंट हम मिस तो नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे? No. No, अगर ma'am. कोई भी पॉइंट मिस हो रहा है कुछ भी तो साइड बाय साइड बताते रहना। ये हो गया हमारा डन। हाँ चलो, अब इसके बाद देखो हमारा अब तक डन हुआ है गैमेटोजेनेसिस। हमने 3 इवेंट्स में डिवाइड किया था, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन का गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया पूरा। अब गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या था सेकेंड इवेंट? ट्रांसफर ऑफ गैमेट। कि भाई जो ये गैमेट बन गए हैं अब इनका आपस में ट्रांसफर कैसे होगा, मीटिंग कैसे होगा? फ्यूजन तो तभी होगा ना जब पहले क्लोज आएंगे, उसके बाद इनका फ्यूजन होगा। तो क्लोज के लिए वी हैव एन इवेंट, दैट इवेंट इज नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के अंदर 3 केसेस आता है, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। अब यहाँ पे देखना होगा क्या, लेट्स सपोज मेरे पास एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर वी हैव अ फ्लावर। इस फ्लावर के अंदर है मेरे पास, इसी फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है, इसी के अंदर फीमेल भी है। तो यहाँ पे मेल से पॉलन ग्रेन निकला और फीमेल पार्ट पे पहुंच गया और उसने करा दिया पॉलिनेशन। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज ऑटोगैमी। विद इन सेम प्लांट, एक ही प्लांट के सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो दिस इज ऑटोगैमी। जिटनोगैमी में क्या होगा? एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। एक प्लांट है, इस प्लांट में 2 फ्लावर्स है। इवेंट समझ में आया क्या हुआ? Yes. Yes, ma'am. Pollination between
pollination between two different flowers of same plant. सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन. एंड xenogamy में different plant. डिफरेंट प्लांट है. इधर लेट्स सपोज मेल है, इधर लेट्स सपोज फीमेल है. This is known as xenogamy. So xenogamy is the cross pollination. Yes, ma'am. एंड आप खुद देखो ना भाई, ये दोनों प्लांट्स यहाँ पे तो क्लोज दिख रहे हैं, ये बहुत डिस्टेंस पे भी हो सकता है प्लांट. तो यहाँ पे हमको पॉलिनेशन कराने के लिए we would be required pollinating agents. Yes, ma'am. पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी. एज वेल एज जब भी हम क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो जेनेटिक वेरिएशन सबसे ज्यादा किस में आएंगे? xenogamy में आएंगे. Yes, ma'am. Exactly. अब ऑटोगैमी के अंदर भी दो केसेस होता है. एक होता है क्लाइस्टोगैमस फ्लावर और एक होता है चेस्मोगैमस. डिफरेंस क्या होता है दोनों में दक्ष? क्लाइस्टोगैमस फ्लावर कौन से होता है? मैम बताओ उसका. मैम इसमें ये ओपन नहीं होता, मतलब मेल और फीमेल जो इसमें एंथर स्टिग्मा होता है एक ही में होता है, ओपन नहीं होता. क्लाइस्टोगैमस एक क्लोज्ड फ्लावर है और चेस्मोगैमस एक ओपन फ्लावर. ओपन फ्लावर. तो अगर कोई फ्लावर क्लोज्ड है तो पूरी तरीके से क्लोज है, ठीक है, उसके पैटल्स ने उसके फ्लावर को पूरी तरीके से ऐसे कवर अप करके रखा, मतलब उसके जो मेल और फीमेल पार्ट्स है उनको कवर अप करके रखा है. तो बाहर से पॉलन ग्रेन आने के कोई चांसेस नहीं है वहां पे, क्रॉस पॉलिनेशन के नील चांसेस हुए. तो क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज शो ऑटोगैमी, हमेशा ऑटोगैमी दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे. लेकिन जो मेरे पास चेस्मोगैमस फ्लावर है, ओपन फ्लावर है, वो ऑटोगैमी भी दिखा सकता है एज वेल एज वो जिटनोगैमी या xenogamy भी दिखा सकता है, कुछ भी दिखा सकता है ना. अब जरूरी थोड़ी ना कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है. बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों सेम प्लांट सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, तो उसी मेल का उसी फीमेल को रिप्रोड्यूस करे जाके नहीं हो सकता ना. चांसेस है, ज्यादा चांसेस सेल्फ पॉलिनेशन के है, बट क्रॉस पॉलिनेशन के भी केसेस चांसेस है ना यहाँ पे. Yes, ma'am. याद रखना. xenogamy का एक एग्जांपल आता है पपाया, जिसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में. पपाया नेवर शो ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी. कभी भी ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी नहीं दिखा सकता ना ये. No, ma'am. क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि भाई इसका प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है और फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है. एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल प्रेजेंट है ही नहीं. या प्लांट पे, पूरे प्लांट पे या तो फीमेल फ्लावर्स है या पूरे प्लांट पे सिर्फ मेल प्लांट फ्लावर्स है. तो कभी भी ऑटो जिटनोगैमी नहीं दिखा सकता पपाया प्लांट. बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है. Okay, ma'am. Yes, ma'am. चलो, पपाया के अलावा एक और एग्जांपल होता है मेज. इतना डन. अब आ जाओ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे कि भाई अगर हमको पॉलिनेशन कराना है तो पॉलिनेशन कराने के लिए हम किस किस का यूज करेंगे. तो हमारे पास दो एजेंट्स होंगे. एक हो सकते हैं बायोटिक एजेंट्स और एक हो सकते हैं एबायोटिक. बायोटिक एजेंट्स हमारे लिविंग एजेंट्स होंगे ना, और एबायोटिक नॉन लिविंग. नॉन लिविंग एजेंट्स होंगे. अब नॉन लिविंग में जैसे आपका वाटर आ गया, विंड आ गया, यही तो हो सकता है ना, हवा या पानी. लेकिन लिविंग के अंदर आपका इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, ऐसे हो सकता है. तो ये बोलता है कि भाई मेजॉरिटी जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है वो बायोटिक एजेंट से होता है. कुछ ही अमाउंट में के प्लांट ऐसे हैं जिनमें एबायोटिक एजेंट से थ्रू पॉलिनेशन है. और अगर एबायोटिक, देखो इसको सिंपल याद रखने का तरीका क्या होता है ना, ऐसे लिख लेना, बायोटिक से ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एबायोटिक. और अगर एबायोटिक में भी कंपेयर करो वाटर एंड विंड,
तो सबसे ज्यादा विंड के थ्रू। क्यों? क्योंकि भाई पानी हर जगह प्रेजेंट नहीं होता, हवा तो हर जगह प्रेजेंट है। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स ही तो दिखा सकता है ना। तो कंडीशन होनी चाहिए कि भाई हमारे प्लांट के पास वाटर अवेलेबल हो, लेकिन हवा तो हर जगह प्रेजेंट होगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। ये केस। अच्छा, एनसीईआरटी की ही लाइन से आपकी सब जो पूरी एनसीईआरटी में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ना, मैंने वो हाईलाइट की हुई है। अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे तो आपको दिख रही होंगी ये सब लाइंस वहाँ पे। मतलब ऐसे समझो पूरी एनसीईआरटी का सारी इंपॉर्टेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करके मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो अब खुद देखो, किसी पॉलन ग्रेन को हमें हवा से उड़ाना है, तो हवा से उड़ाने के लिए पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? उसका वेट बहुत कम होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, वो नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। अब पॉलन ग्रेन उड़ के जाएगा किसके पास? स्टिग्मा के पास जाएगा। तो जो हमारा स्टिग्मा है वो भी कहीं छिपा हुआ ना हो प्लांट के अंदर, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, बाहर की साइड निकला हुआ होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, हवा में थोड़ा लटका हुआ होना चाहिए, ताकि हवा से उड़ के जो पॉलन ग्रेन आ रहा है वो फटाफट उसके ऊपर लैंड कर जाए। अगर ये कंडीशन होगी तभी विंड के थ्रू पॉलिनेशन पॉसिबल है। नहीं मैम, स्टिग्मा लार्ज और हेयरी होना चाहिए। लार्ज भी होना चाहिए, फेदरी भी होना चाहिए, और वेल एक्सपोज्ड भी होना चाहिए, तभी तो पॉलन ग्रेन हवा से आके उसके ऊपर कैच कर पाएगा ना उसको। अगर बहुत छोटा सा होगा और कहीं पे छिपा हुआ होगा लीव्स के बीच में, तो कैसे पॉलन ग्रेन उसको ढूंढ पाएगा? पॉलन ग्रेन कैसे लैंड कर पाएगा? चांसेस बहुत कम हो जाएंगे ना, क्योंकि अब पॉलन ग्रेन हवा से उड़ के आ रहा है, पॉलन ग्रेन को नहीं पता उसको कहाँ जाना है, वो तो प्रोबेबिलिटी है कि जाके लैंड कर जाए। तो अगर हमें ऐसे लैंड कराना है तो हमें स्टिग्मा को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा ना उस वे में, राइट? अभी इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स हमको बताया हुआ है कि अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन देखा गया है ना, उन फ्लावर्स के अंदर जनरली एक कंडीशन मिली है कि उनकी एक ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन उनके जो फ्लावर्स है ना, वो फ्लावर्स बहुत सारे फ्लावर्स आपस में अटैच होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। आपने आसपास अपने जैसे एरियाज में देखा होगा, कुछ फ्लावर्स तो ऐसे जो एक से एक ही फ्लावर लगा हुआ रहता है, और कुछ फ्लावर्स ऐसे तो जो बंच में प्रेजेंट होता है प्लांट के ऊपर होता है। तो वो जितने भी बंच वाले फ्लावर्स आपको कहीं पे दिखेंगे ना, तो इसका मतलब उनका पॉलिनेशन मैक्सिममली विंड के थ्रू हो रहा होगा। न्यूमेरस फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स आपस में एक इनफ्लोरेसेंस में पैक होंगे, जिसका एग्जांपल है आपका कॉर्नकोब भुट्टा। उसके अंदर जो आपके वो थ्रेड स्ट्रक्चर्स निकली रहती है ना भुट्टे के अंदर, वो उसका स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा और स्टाइली होता है उसका, जो पॉलन ग्रेन को ट्रैप करता है। और विंड पॉलिनेशन आपका क्वाइट कॉमन है ग्रासेस के अंदर। ये वाली लाइन पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का कैरेक्टर, as well as numerous flowers आपके एक इनफ्लोरेसेंस में पैक होंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर? यस। बाकी सब अच्छा? आप लोगों की क्लास तो आई थिंक आज सुबह से चल रही होगी ना? यस मैम। मैम सुबह आई थिंक आपका 8 बजे से था क्लास, देन उसके बाद कब से था? 10 बजे से था। अच्छा 10 बजे से। इन रीडिंग डिप्रेशन नहीं बताया मुस्कान, वो भी बताएंगे। इन रीडिंग डिप्रेशन भी आएगा, वो भी टॉपिक। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन विंड वाला डन, ये एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया हुआ है आपका। अब आ जाओ वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। तो वाटर के थ्रू हमने पहली लाइन तो यही देख ली थी कि भाई वाटर के थ्रू पॉलिनेशन अगर कराएंगे तो बहुत रेयर है। उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई जो हमारा प्लांट है वो एक्वेटिक होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आ रहा था, क्या सारे एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा? नो मैम, सिर्फ उन प्लांट्स के अंदर होगा जो प्लांट पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं, वेल सबमर्ज्ड। एग्जांपल्स देख, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, जैसे मेरे पास है वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। इनके जो फ्लावर्स हैं ये एक्वेटिक प्लांट जरूरी है, एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं, लेकिन इनके फ्लावर जो है ना वाटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। अब इनका फ्लावर पानी के कांटेक्ट में है ही नहीं, तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कैसे करेगा?
नहीं कर पाएगा। तो इनका पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? या तो इंसेक्ट इनका पॉलिनेशन करा देता है या फिर विंड इनका पॉलिनेशन करा देता है। अब ये क्वेश्चन आता है नीट में, अब बच्चे क्या देखते हैं, वाटर हाइसिंथ है, एक्वेटिक प्लांट है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे करके आते हो। जबकि ये ध्यान रखना है वो एक्वेटिक है लेकिन इनके फ्लावर वाटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल भी है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया भी एक्वेटिक प्लांट है और लेकिन इसका जो फ्लावर है ना वो बिल्कुल वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट है। तो जो यहाँ पे पॉलिनेशन होगा ना, जैसे वाटर मूव करता है ना, वाटर करंट, तो इनका पॉलिनेशन एग्जैक्ट वाटर के थ्रू, वाटर करंट के थ्रू होगा। वो वाटर के अंदर जो वेव्स चलती है ना, उन वेव्स के थ्रू आपका पोलन ग्रेन रिलीज होके फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आता है आपका ज़ूस्टेरा। ये एक ऐसा प्लांट है जो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। इसका पोलन ग्रेन वाटर के अंदर ही रिलीज होगा और वाटर के अंदर फ्लोट करता हुआ फीमेल फ्लावर तक पहुंचेगा। अब आप खुद देखो, किसी चीज को पानी में डुबाओगे तो वो गीली होके बहुत हैवी हो जाती है, मूव नहीं कर पाती। तो सेम चीज यहाँ के पोलन ग्रेन के साथ भी हो सकती है, हो सकती है। तो जितने भी ऐसे प्लांट है जिनका पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, उनके अंदर एक एडेप्टेशन है। क्या एडेप्टेशन है? कि उनका पोलन ग्रेन बहुत लॉन्ग होगा, रिबन लाइक होगा। क्यों? ताकि वो फ्लोट कर पाए वाटर के अंदर। एज वेल एज उसके बाहर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होगी जो पोलन ग्रेन को भीगने से बचाएगी। लॉन्ग होगा, रिबन लाइक होगा, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगा जो उसको वेटिंग होने से रोकेगा। एग्जाम्पल, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू। वेलिस्नेरिया वाटर करंट के थ्रू और ज़ूस्टेरा या सी ग्रास एग्जैक्टली वाटर के थ्रू। क्लियर तीनों एग्जाम्पल्स? यस मैम। चलो आ जाओ जरा एक बार इसका एग्जाम्पल पे। ये आपका वाटर हाइसिंथ दिख रहा है ना, पानी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। ये आपका वाटर लिली सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली इंसेक्ट एंड विंड कराएंगे इसका पॉलिनेशन। ये आपका देखो वाटर के अंदर सबमर्ज है, ज़ूस्टेरा सी ग्रास। पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? अगेन वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा इसका। क्वेश्चन आ रहा, अब इसका आंसर ना मेरे को पोल सेक्शन में आप लोग करोगे। आई जस्ट वांटेड टू चेक कि कितने बच्चे क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको मैं मार्क कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा। 1 और 2 दो मैं मार्क कर रही हूँ। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। मैम मेरे में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। पोल का ऑप्शन नहीं है। बाकी बच्चों को दिख रहा है पोल? हाँ बाकी बच्चे तो आंसर कर रहे हैं। कोई बात नहीं। नो मैम। नहीं आ रहा है किसी के पास भी? नो मैम। आता है? मैम आ रहा है। पोल चेक करना आता है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, जिसको नहीं आ रहा ना वो अपने पास आंसर नोट करके रखो। चलो अपने पास लिख लो, 1 का ही है, 2 का ही है।
मैम हो गया। या बट अभी तो 15 ही बच्चों ने दिया है, बाकी 50% बच्चे, बाकी लोग भाई जल्दी से आंसर करो। 29 बच्चे हैं क्लास में या 15 ही बच्चे क्लास में सुन रहे हैं सिर्फ? चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, which type of pollination take place in Vallisneria? मैम डी। Male flower are carried by water current to female flower at surface of water. D is the correct answer. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Single ovule in the ovary and packed into inflorescence are usually pollinated. Wind. मैम बी। Yeah, I'm Ben. very good. Well. चलो next question number 3. पोल में आंसर, पोल मैम में, इसका भी पोल होगा। हाँ जी इसका भी बोलेगा। Three and question number 4. मैम जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन समझ नहीं आया। Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical component of pollen interacted with those of pistil. समझाती हूँ देखो, पॉलन जर्मिनेशन का मतलब होता है कि भाई पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा के ऊपर बैठा और उसने अपनी पॉलन ट्यूब को ग्रो करना शुरू करा, मतलब जर्मिनेट करना। पॉलन जर्मिनेशन का मतलब होता है वहां से पॉलन ट्यूब ग्रो करनी शुरू। पॉलन ट्यूब ग्रोथ, ये दोनों के दोनों केमिकल कंपोनेंट रेगुलेट होते हैं, केमिकल कंपोनेंट ऑफ पॉलन इंटरैक्ट करता है जो पिस्टिल के साथ। इज दिस करेक्ट? दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि जब आप वो पढ़ेंगे ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो वहां पे हम देखते हैं केमिकल डायलॉगिंग प्रेजेंट होता है। केमिकल डायलॉगिंग होता है पॉलन और स्टिग्मा के बीच में, जिससे वो एक्सेप्ट करता है किसी डिफरेंट प्लांट के पॉलन ग्रेन को, सेम प्लांट के सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है। पढ़ा होगा ना आपने पहले? यस। तो एक केमिकल डायलॉगिंग ही था, तो वही बता रहे कि पॉलन जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ, ये सब आपका इंटरैक्ट करता है पिस्टिल के साथ, इंटरैक्ट करके तब डिसाइड होता है केमिकल कंपोनेंट के। Some reptiles have also been reported as pollinator in some plant species. Pollen grain of many species can germinate on stigma, but only one pollen tube of the same species grow into the style. Insect that consume pollen or nectar without bringing a cult. C option is incorrect.
क्योंकि इन्होंने बोला सेम स्पीसीज का, भाई सेम स्पीसीज का नहीं पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा, डिफरेंट स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा वो। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी लगाएगा ना। मैम डिफरेंट स्पीशीज का तो शायद रिजेक्ट हो जाएगा ना। मैम सेम स्पीसीज का करता है। सेम स्पीसीज का, हैव यू चेक्ड इन एनसीईआरटी? और मैम ये मैम डिफरेंट प्लांट के सेम स्पीसीज का वो एक्सेप्ट एक करता मिनट, है। pollen grain of many species, बहुत सारी species का आएगा, and pollen tube of the same species grow into the style, only one pollen tube of the same species. हाँ, same species का कोई different plant का pollen tube, right. मैम ऑप्शन बी आई थिंक इनकरेक्ट है। हाँ मैम सेकंड ऑप्शन ही लग रहा है। Yes, Some ma'am. reptiles are also reported in some pollen as well. ये तो एनसीईआरटी की लाइन है भाई, मैम क्योंकि बाकी सारे तो सही लग रहे हैं। ये वाली भी एनसीईआरटी की लाइन है। मैम एनसीईआरटी रेप्टाइल्स पॉलिनेटर्स थोड़ी ना होते। एनसीईआरटी की लाइन है ये। यस मैम करेक्ट है ये। मैम सी। यस सी ही होगा इसका, क्योंकि pollen grain of many species can germinate, जर्मिनेट थोड़ी ना करेगा, जर्मिनेट भी एक ही स्पीसीज का करेगा और सेम स्पीसीज का ही आपका स्टाइल के अंदर एंटर हो पाएगा, है ना। यस यस मैम। pollen grain of many species can germinate on the stigma, many species का नहीं, सिर्फ एक स्पीसीज का। फिर सी आंसर, और इसका क्या था, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, इंसेक्ट्स एंड B बी ऑप्शन। ये हो गया। नेक्स्ट करो क्वेश्चन ये। अच्छा ये क्वेश्चंस तो आप लोग चलो कर लेते हैं क्वेश्चंस को भी, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसको भी पोल में करना चाहोगे, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। फाइव एंड क्वेश्चन 6। इसके बाद तो वैसे थोड़ा सा ही बच गया इस चैप्टर के अंदर, बस समझने वाली चीजें बची है। हो गया,
चलो इसका आंसर बताओ. Which one of the following statement is not true? मैम बी। मैम बी बी। Honey is made by digesting pollen collected from flower, right? Tryptogamy involves ए मैम ए मैम ए। ऑप्शन। A. another flower of the same plant, right? Next, ये लाइन था जो आपका कुछ बच्चे इस पार्ट में कंफ्यूज होता है फ्लाइज एंड बेट्स वाले में. तो इसका आंसर फ्लाइज एंड बीटल्स. एनसीईआरटी ने फ्लाइज एंड बीटल दिया हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, इसको बैट की जगह पे सोचते कि बीटल आना चाहिए था, तो इसलिए इसको इनकरेक्ट मार्क करके आ जाता है. बट आप लोगों ने सही दिया, इसलिए यहाँ पे याद रखना फ्लाइज, बीटल्स एंड बैट, ये तीनों ही स्पीसीज ऐसी हैं जो फोल ऑर्डर जो फ्लावर सिक्रीट करते हैं उनकी साइड अट्रैक्ट होती है. ठीक है, ये हो गया. अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हमने पूरा पढ़ ही लिया है आपका. अब आ जाओ नेक्स्ट आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पे. अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में यू कैन ऑल्सो कॉल इट कि हमको यहाँ पे क्या प्रिवेंट करना है. वी वांट टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. तो अब ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जैसे आप लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे ना, हिमांशु सर आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहे होंगे. यस मैम। तो जेनेटिक्स में आप एक चीज देख रहे होंगे कि अगर कभी भी आपने 2 ड्वार्फ प्लांट ले लिए, ठीक है, और आप उन्हीं 2 ड्वार्फ प्लांट का हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग कराए जा रहे हो, तो हमेशा सारे जितने भी आगे आने वाली स्पीसीज है हमेशा ड्वार्फ ही मिलेंगे आपको, कभी भी टॉल प्लांट नहीं मिलने वाला है. यस मैम। होगा ना. तो इसकी वजह से क्या होगा कि भाई आपको टॉल प्लांट नहीं मिलेगा, तो आपकी कहीं ना कहीं यील्ड अफेक्ट होगी. तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे होगा कि भाई अगर हम बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहेंगे तो मेरा जो हार्मफुल कैरेक्टर है वही बार बार शो होता रहेगा, जिसकी वजह से आ जाता है इन ब्रीडिंग. इन ब्रीडिंग का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होना. तो वी कॉल इट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर अपनाता है. उस मेथड का नाम मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता रही हूँ. सबसे पहला होता है डाइकोगैमी, एक होता है हर्कोगैमी, एंड देन थर्ड वी हैव सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. डाइकोगैमी में क्या हो जाता है? डाइकोगैमी में इनका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो एसिंक्रोनस हो जाता है. एसिंक्रोनस मैच्योरिंग टाइम. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, उसके अंदर जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है और फीमेल पार्ट अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है. लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि जो मेल है वो जनवरी में मैच्योर हो गया, तो मेल तो जनवरी में पॉलन ग्रेन रिलीज कर देगा अपने अंदर से, लेकिन फीमेल फ्लावर जाके मैच्योर हो रहा है मार्च में. तो जो पॉलन ग्रेन निकलेगा जनवरी में वो फीमेल पार्ट पे चला भी गया तो वहां पे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा वो कभी भी, क्योंकि फीमेल पार्ट तो मैच्योर ही नहीं हुआ है अभी तक. तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पे? यस मैम। तो इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस मैच्योरिटी टाइम पीरियड. हर्कोगैमी में क्या होता है? हर्कोगैमी में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है. अरेंजमेंट डिफरेंट जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये मेरे पास गायनोशियम है और ऐसे अरेंजमेंट है हमारे पास मेल और फीमेल का. एक अरेंजमेंट ये है, तो आप खुद बताओ ए केस में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा है या बी केस में? ए में ज्यादा है ना. A में. यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेगा और डायरेक्टली लैंड करेगा स्टिग्मा पे, और यहाँ पे कम चांसेस है नीचे से उठ के ऊपर जाए. Yes ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट बना लेता है बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन है वो चाह के भी सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाता. और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी तो आप समझते हैं कि यहाँ पे ये जेनेटिक मैकेनिज्म है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसके अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें सेल्फ पॉलन को, सेम प्लांट से आए हुए पॉलन ग्रेन को फर्टिलाइज करने से रोकता है और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है.
या फिर ज्यादा से ज्यादा यूनिसेक्सुअल फ्लावर का फॉर्मेशन करे, ये केस हो गया। एग्जाम्पल दिया हुआ है कैस्टर एंड मेज, जिसके अंदर ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाता है बट जिटनोगैमी प्रिवेंट नहीं होता। पपाया के अंदर ऑटोगैमी जिटनोगैमी दोनों प्रिवेंट हो जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तीनों केसेस। यस मैम। यस मैम। अब ये क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। या नेक्स्ट आता है आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन ग्रेन जब भी आपका पिस्टल की कांटेक्ट में आया तो वहां पे दो केस होंगे ना, कि सेम प्लांट से अगर पोलन ग्रेन आएगा तो वो पिस्टल उसको रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर डिफरेंट प्लांट से पोलन ग्रेन आ रहा होगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने, यहाँ पे क्या एक डायलॉगिंग हो रहा है। डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। इस कंपैटिबिलिटी में क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करता है सिर्फ कब, जब पिस्टल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब जैसे ही वो ग्रो करेगा, अब ग्रोइंग वाला जो मैकेनिज्म है उसको हम समझेंगे। एक सेकेंड, हाँ ऐसे देखो, लेट्स सपोज ये गायनोशिया है, ये आपका स्टिग्मा, यहाँ पे आपका है क्या, ये क्या है भाई, ये एम्ब्रियोसेक है ना, बनाया था ना एम्ब्रियोसेक मेगास्पोरोजेनेसिस से। यस अब आया आपका पोलन ग्रेन, ठीक है, ये पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन आया। अब पोलन ग्रेन यहाँ से क्या करता है, कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है जिसकी वजह से ये जो लेयर है ये डिग्रेड हो जाएगी। अब जैसे ये लेयर डिग्रेड होगी, अब पोलन ट्यूब ऐसा एग्जैक्टली हो क्या जाता है कि स्टिग्मा पे पहुंचते ही पोलन ट्यूब ग्रो करना शुरू कर देती है, क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर होता है बहुत सारा मॉइस्चर, बहुत सारा मॉइस्चर होता है यहाँ पे। और हमारे पोलन ग्रेन की जो इंटाइन लेयर है वो किससे बनी है, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन से। और भाई सेल्यूलोज जो होता है ना वो हमेशा मॉइस्चर ढूंढता रहता है चारों तरफ, जैसे उसको मॉइस्चर मिलता है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने आप को स्वेल करना शुरू कर देता है। अब वो स्वेलिंग देखो, इसने बहुत सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, सरफेस एरिया बढ़ेगा इन टाइम का, तो सरफेस एरिया बढ़ने के लिए जगह कहाँ से मिलेगी इसको, जहां पे एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, जर्म पोर, तो जर्म पोर से आपकी जो इंटाइन लेयर है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। उसी को क्या बोल देते हैं हम आपका कि पोलन ट्यूब बन रही है, राइट। तो पोलन ट्यूब कैसे बनी, जैसे स्टिग्मा पे आया उसने उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर दिया, अब जैसे ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया यहाँ से पोलन ट्यूब ग्रो करी, तो सिर्फ पोलन ट्यूब एंटर होती है अंदर। अब इस पोलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए फूड कौन देगा, आपका वेजिटेटिव सेल देगा, वेजिटेटिव सेल फूड देगा। अब जब वेजिटेटिव सेल का फूड खत्म हो जाएगा तब ये जो स्टाइल है ना यहाँ पे, ये इस स्टाइल के पास होता है स्टाइलर टिश्यूज, इन स्टाइलर टिश्यूज से फूड एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। एंड ये पोलन ट्यूब आपकी ग्रो होके आपकी यहाँ से पहुंच के यहाँ तक आ जाएगी। अब इसकी एंट्री को गाइड कौन करेगा, पता कैसे चलेगा कहाँ जाना है, सिनर्जिड बता दो, फिलीफॉर्म एपरेटस, सेलुलोज की थिकनिंग, और या इंटाइन में भी सेलुलोज है तो सेलुलोज को पहचान लेगा और वहां पे जाएगा। अब जैसे ही जाएगा तो सबसे पहले एक सिनर्जिड में एंटर होगा, देखो मैकेनिज्म ध्यान से समझना, सबसे पहले एक सिनर्जिड में एंटर हुआ, तो जैसे ही फर्स्ट सिनर्जिड में गया ये सिनर्जिड आपकी डीजनरेट हो गई, सिनर्जी डीजनरेट हुई, इसने अपने दोनों मेल गैमीट रिलीज कर दिए यहाँ पे। जैसे मेल गैमीट रिलीज हुए दूसरी सिनर्जिड भी डीजनरेट हो गई, एक सिनर्जिड के थ्रू एंटर हुआ वो डीजनरेट, मेल गैमीट रिलीज करते दूसरे सिनर्जिड डीजनरेट। अब दो मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट तो फ्यूज करेगा किसके साथ, फ्यूज विद एग सेल और बनवा देगा क्या, एंड दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियस और बनवा देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म
न्यूक्लियस। फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं सिनगैमेट एंड सेकंड इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके एंडोस्पर्म बनवाएगा और इस एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी? ट्रिप्लॉइड। और जाइगोट होता है डिप्लॉइड। ये एंडोस्पर्म आगे जाके नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, गिव्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग जाइगोट। डेवलपिंग जाइगोट को एंडोस्पर्म नरिशमेंट देने का काम करेगा। क्लियर? Yes. अब एंडोस्पर्म भी दो टाइप का होता है, एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। वो आपको बताएंगे यहाँ पे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हमारी स्टार्ट होगी, बट एक बार फर्टिलाइजेशन भी बताऊंगी। एक ये एंडोस्पर्म वाला केस समझ लो कि भाई देखो, एंडोस्पर्म का काम है ये नरिशमेंट देगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनवाने में हेल्प करेगा। तो पहले हम जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट करें या पहले एंडोस्पर्म बनवाएं? पहले एंडोस्पर्म बनेगा। तो सबसे पहले जो पीईएन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये अपने अंदर न्यूक्लियर डिवीजन कराएगा। अगर ये सबसे पहले अपने अंदर पीईएन प्री न्यूक्लियर डिवीजन करा रहा है तो बन जाएगा क्या? प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंड देन इसके बाद जब ये अपने अंदर साइटोकाइनेसिस करा लेगा तो ये कहलाएगा क्या? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कोकोनट के केस में। कोकोनट में जो आपको नारियल पानी पीता है ना, वो क्या है? प्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। और जो इसको मलाई खाते हैं ना, कोकोनट की कर्नल वाला पार्ट, वो होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वाटर वाला पार्ट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और कर्नल वाला पार्ट सेलुलर एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म बनके तैयार है। अब एंडोस्पर्म हमारे जाइगोट का डेवलपमेंट कराएगा। सिर्फ स्टेजेस आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जाइगोट, देखो जितनी सिनर्जी थी वो सब डीजनरेट होने वाली थी, एंटीपोडाल सेल्स भी डीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं। आपका पीईएन से हम एंडोस्पर्म बनवा चुके हैं। अब जो जाइगोट है, ये जाइगोट अपने अंदर डिवीजन करके सबसे पहले बनवाएगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन आपका मेच्योर एम्ब्रियो। स्टेजेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बाकी डिटेल्ड क्वेश्चन यहाँ पे कभी नहीं आते। सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन Heart shape यस। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ तक? पोस्ट फर्टिलाइजेशन डन। अब इसके बाद आ जाते हैं कि भाई हमारे पास जो ये एम्ब्रियो बना है ना, ये एम्ब्रियो दो टाइप के होंगे, एक होगा डाइकोट एम्ब्रियो और एक होगा मोनोकोट एम्ब्रियो। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको कौन सा दिख रहा है? दो कोटिलिडन दिख रहा है आपको यहाँ पे। Yes, ma'am. सो दिस इज योर डाइकोट वाला एम्ब्रियो। तो डाइकोट किसी भी एम्ब्रियो के अंदर आपका जो शूट बनाने में हेल्प करता है पार्ट, उसको बोलते हैं फ्ल्यूमल, और जो आपका रूट बनाता है उसको बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल से रूट बनता है, फ्ल्यूमल से शूट बनता है। रेडिकल के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट होता है व्हिच इज नोन एज रूट कैप। मोनोकोटिक में आप ध्यान रखना, मोनोकोट में सबसे पहले चीज सिंगल कोटिलिडन होगा। और अगर वो सिंगल कोटिलिडन, हम बात कर रहे हैं ग्रास फैमिली की, तो ग्रास फैमिली में सिंगल कोटिलिडन का एक स्पेशल नाम होता है व्हिच इज स्क्यूटेला, व्हिच इज नोन एज स्क्यूटेला। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्ल्यूमल के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट एक्स्ट्रा कवरिंग इज नोन एज कोल्यूटाइड। और रेडिकल के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है व्हिच इज नोन एज कोलियोराइजम। दो कोटिलिडन होने चाहिए नॉर्मली, एक कोटिलिडन है स्क्यूटेलम और दूसरे कोटिलिडन को हम बोलते हैं एपिब्लास्ट, जो कि कोटिलिडन बनता बनता रुक गया है, ऐसा बोल देते हैं इसको। दिस इज द रेमिनेंट। रेमिनेंट का मतलब होता है बचा हुआ पार्ट, रेमिनेंट ऑफ कोटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट एपिकोटाइल।
क्लियर? Yes, ma'am. डायग्राम पे लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाता है, तो ये लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो इतना डन। नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया वही एनसीईआरटी की लाइन है। इट्स लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस पे रेडिकल रूट कैप और इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा अनडिफरेंशिएटेड शीट होती है कोरियोराइजा। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, एपिकोटाइल में शूट अपेक्स होता है। लीफ प्रीमोर्डियल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं पोलियोटाइल। अब आता है हमारे पास सीड कि भाई एम्ब्रियो हमारा बन के तैयार है। अब एम्ब्रियो के अंदर आपका सीड का फॉर्मेशन जो होता है, अच्छा सीड किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है ना, ओवरी से बनता है आपका फ्रूट और ओव्यूल से बनता है आपका सीड। तो अभी सीड दो टाइप के होंगे, एक होता है एंडोस्पर्मस सीड, एक होता है नॉन एंडोस्पर्मस सीड। अब एंडोस्पर्मस और एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस है? देखो नाम से पता चल रहा है वो सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म बच गया है, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम क्या था? तो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड देने का काम था। अब अगर कुछ सीड ऐसे होते हैं जो अपना सारा का सारा एंडोस्पर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सारा का सारा यूज नहीं कर पाते। जिनके अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है उनको बोलते हैं एंडोस्पर्मस सीड, और जिनका सारा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है उनको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड। एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इनके अंदर जो फूड है वो कॉटिलीडन की फॉर्म में स्टोर नहीं रहता, लेकिन नॉन एंडोस्पर्मस में जो फूड है वो कॉटिलीडन की फॉर्म में स्टोर रह जाता है। इनके कॉटिलीडन बहुत थिन और पेपरी होता है, नॉन एंडोस्पर्मस की कॉटिलीडन थिक होता है क्योंकि इनके अंदर फूड स्टोर है और फ्लैशी होता है। पेरिस्पर्म इनके अंदर डेवलप नहीं होता, जबकि न्यूसिलस में पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। एक्सेप्ट एग्जांपल याद रखना, एंडोस्पर्मस के कैस्टर एंड मेज एंड नॉन एंडोस्पर्मस के पी, बीन एंड कुकुरबिटा। याद रहेगा? Yes, ma'am. ये हो गया। अब एक टर्म आया था वहां पे देखो पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म का मतलब क्या होता है? रेमनेंट ऑफ न्यूसिलस। अगर किसी सीड के अंदर जो न्यूसिलस समझ रहे हो ना, वो टिश्यू वो बच गया है आपका, पूरी तरीके से यूज अप नहीं हुआ है या डिग्रेड नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। किस किस के अंदर बचा न्यूसिलस बचा रह जाता है? ब्लैक पेपर एंड बीट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ब्लैक पेपर एंड बीट पे, ब्लैक पेपर एंड बीट, राइट? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट चीज आ गया कि भाई जो ओव्यूल है वो हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है, ओवरी फ्रूट में हो रहा है साइमल्टेनियसली। जो ओवरी के बाहर की वॉल है उनको हम बोलेंगे क्या? पेरिकार्प। अब ये आपका जो फ्रूट बन रहा है वो फ्लैशी भी हो सकता है और नॉन फ्लैशी भी हो सकता है फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट का एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे गुआवा, ऑरेंज। अच्छा, फ्लैशी और नॉन फ्लैशी को किस बेसिस पे डिवाइड किया है, किसी को आइडिया है? फ्लैशी नॉन फ्लैशी किस बेसिस पे डिवाइड किया है? जिसमें पेरिकार्प आपकी डिफरेंशिएबल पेरिकार्प हो, डिफरेंशिएबल पेरिकार्प। पेरिकार्प को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। अगर आप पेरिकार्प को 3 पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं तो उस फ्रूट को हम बोलेंगे फ्लैशी फ्रूट। जैसे कि एग्जांपल ले लो मैंगो। मैंगो अभी गर्मियों में काफी आ रहा है तो उसका बाहर वाला पीला आप उतार के खा रहे हो, एपिकार्प हटा रहे हो, उसका कौन सा पार्ट खा रहे हो आप? उसका मीजोकार्प खा रहे हो ना पूरा का पूरा, और एंडोकार्प में उसका सीड आ जा रहा है तो सीड को आप फेंक दे रहे हो उसके। ऐसे ही एग्जाम्पल ले लो आपका, एग्जाम्पल टमाटो। टमाटो में आपका जो एपिकार्प है वो भी एडिबल होता है, नहीं होता है? Yes, ma'am. टमाटर में एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प तीनों पार्ट को आप खा लेते हो, लेकिन अलग अलग कर सकते हो ना आप उसको। पेरिकार्प उसका निकालना चाहो, एपिकार्प निकालना चाहो, निकाल सकते हो आप उसका।
उसके सीड्स निकालना जो निकाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, है ना। कि वो एक फ्लैशी फ्रूट है। क्या आप मस्टर्ड सीड में, ग्राउंडनट, इनके अंदर आप निकाल सकते हो अलग से? ऊपर का पार्ट अलग हटा दिया, बीच वाला अलग कर दिया, नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन फ्लैशी फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट्स भी हम इनको एग्जाम बोल सकते हैं। यहां तक आपका डन। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाता है आपका, कुछ एनसीईआरटी ने आपके डायग्राम किए हुए हैं। इन डायग्राम्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट लेबलिंग और ये वाला डायग्राम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम दिया हुआ है आपका मेज का। मेज के अंदर आपको एक कॉलियोप्टाइल दिख रहा है, कॉलियोराइजर दिख रहा है, इससे पता चल रहा है ये क्या है, मोनोकोट है। ये इसका स्क्यूटेलम, ये पूरा का पूरा यहाँ पे एंडोस्पर्म, और इसके बाहर वाला कवरिंग इज पेरिकार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम। तो ये डायग्राम किसका दिया हुआ है, अनियन का सीड दिया हुआ है आपको, ये दिस इज अनियन। एंड ये आपको बीन के सीड्स दिए हुए हैं, लिख लो, एनसीईआरटी ने लिख के नहीं दिया हुआ है ऐसे आपको। और ये आपको कैस्टर के सीड्स दिए हुए हैं, कैस्टर इज अ डाइकोट। लिखो इसको एनसीईआरटी में अपनी जल्दी से। ये तो था देखो फ्रूट की कवरिंग के बारे में। अब फ्रूट की कवरिंग से पहले आप एक बार सीड का भी देख लो। सीड किससे बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है। तो सीड के बाहर भी सीड कोट प्रेजेंट होता है। याद है ओव्यूल के बाहर एक आउटर इंटेग्यूमेंट था, ओव्यूल के बाहर था ना वो आउटर इंटेग्यूमेंट, और एक था इनर इंटेग्यूमेंट। तो भाई जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो सीड में कन्वर्ट होके कहलाता है टेस्टा, और इनर इंटेग्यूमेंट कहलाता है टेग्ना। ये आपको ध्यान रखना है आपको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्टा और टेग्नम वाला केस। ठीक है। अब सीड आपको पता है, सीड अपना डोरमेंसी पीरियड में भी जाता है। कब जाता है डोरमेंसी पीरियड में सीड, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में सीड आपका डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। एंड जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, प्रॉपर वाटर मिलेगा, तो सीड क्या करना शुरू कर देगा, जर्मिनेट करना। एक और केस आता है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विच इज नोन एज development of seed without fertilization is known as apomixis. इन सीड्स को हम हाइब्रिड सीड्स भी बोलते हैं। कौन यूज करता है इनको, फार्मर्स यूज करते हैं। क्यों बनाया गया इनको, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एपोमिक्सिस मेथड के थ्रू हाइब्रिड सीड्स डेवलप कराए गए। क्लियर, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। यस मैम। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट केस आता है, ये दिख रहा है फ्रूट्स में, ये इधर आपको दो टाइप के फ्रूट होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट्स और एक होते हैं फॉल्स फ्रूट। डिफरेंस क्या है ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में? जो ट्रू फ्रूट होते हैं वो सिर्फ ओवरी से बने होते हैं। फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं, जो ओवरी प्लस ओवरी और थैलेमस से बने होते हैं। मतलब ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। उसका एग्जांपल एप्पल और स्ट्रॉबेरी या बोथ आर द एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट। इसके अलावा बाकी जितने भी एग्जांपल्स है वो सब इसके हैं ट्रू फ्रूट। राइट। नेक्स्ट आता है आपका
ये अभी बताऊंगी, इससे पहले ये लिखो, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। वेरी गुड। फ्रूट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के कहलाता है पार्थिनोकार्पी। एंड ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं क्या? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, एग्जाम्पल टोमेटो, बनाना, जो कि हमेशा क्या रहता है? सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ सीड की वायबिलिटी के ऊपर। जैसे हमने पोलन ग्रेन की वायबिलिटी देखी थी ना कि भाई पोलन ग्रेन का भी एक लाइफ स्पेन है, ऐसे ही सीड का भी लाइफ स्पेन है। इसको हमारे पास कुछ एविडेंसेस मिले हैं। वो कहाँ से मिला है? सबसे ओल्डेस्ट मिला है आपको ल्यूपाइनस एरेक्टिकस से, जो कहाँ पे एरेक्टिक टुंड्रा के अंदर है। यहाँ पे आपको एक सीड मिला है जो कि कितने साल पुराना है? 10,000 साल पुराना सीड, ल्यूपाइनस एरेक्टिकस का सीड। ऐसे ही एक और सीड मिला है डेट पाल्म का, जो कितने साल पुराना है? 2000 ईयर्स। 2000 years. कहाँ से मिला है? ये आपकी किंग हैरोल्ड पैलेस से मिला है नियर द डेड सी। दोनों याद रखना है, ल्यूपाइनस एरेक्टिकस का सीड 10,000 साल पुराना है, और डेट पाल्म का साइंटिफिक नेम फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा। इसका सीड आपको मिला है कहाँ से? किंग्स हैरोल्ड पैलेस से नियर द डेड सी। ठीक है, यस मैम। चलो ये डन। अब इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक बच गया है? सिर्फ पॉलीएम्ब्रियोनी बच गया। Yes, ma'am. यस मैम। पॉलीएम्ब्रियोनी पे, तो पॉलीएम्ब्रियोनी में सिर्फ एक एग्जांपल आता है आपका सिट्रस और मैंगो। सिट्रस और मैंगो के अंदर आपके पॉलीएम्ब्रियोनीज होता है। पॉलीएम्ब्रियोनी में होता क्या एग्जैक्टली? कैसे बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं? कैसे बनता है बहुत सारे एम्ब्रियो? देखो 3 केसेस होता है पॉलीएम्ब्रियोनी के। वेज ऑफ फॉर्मिंग पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड। पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड्स बनाने के अलग अलग मेथड। सबसे पहला मेथड होता है कि भाई आपने क्या करा, डेवलपमेंट ऑफ एग सेल फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है। जाइगोट से तो एम्ब्रियो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर जाइगोट एम्ब्रियो में एग सेल के अलावा सिनर्जिड डेवलप होके एम्ब्रियो बना दे, या फिर किसी न्यूसिलस का कोई सेल डेवलप होके डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, या फिर इंटेग्यूमेंट के सेल डेवलप होके कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे केसेस में आपका पॉलीएम्ब्रियोनी बन सकता है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी में या तो कोई सिनर्जिड डेवलप होके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, न्यूसिलस का कोई सेल या इंटेग्यूमेंट का कोई सेल। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सेक। भाई एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक बन गया तो उस केस में भी पॉलीएम्ब्रियोनी बनेगा, मोर देन वन एम्ब्रियो सेक। थर्ड केस, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एग। भाई एक से ज्यादा एग सेल का फॉर्मेशन हो गया है इन एन एम्ब्रियो सेक। या तो बहुत सारे एम्ब्रियो सेक बन गए, या एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर बहुत सारे एग सेल बन गए, या फिर ये नहीं हुआ कि इसको कोई सिनर्जी डेवलप हो गया, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, न्यूसिलस एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट हो गया। ऐसे केसेस में आपके बनते हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड। एग्जांपल है सिट्रस और मैंगो। चैप्टर फिनिश। Is anything left over? अब आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। है किसी का कोई डाउट? नो मैम। किसी का कोई डाउट नहीं है? चलो फिर डाउट नहीं है तो अब नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा वो होगा सैटरडे में, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बट आई जस्ट वांट
कि आप लोग एक बार ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ के आओ अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और oogenesis के अंदर फॉलिक्यूलोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब पढ़ाऊंगी। हाँ जी अंशी का डबल फर्टिलाइजेशन भी हो गया है, बताया था ना, एक मेल गैमेट फ्यूज करता है जाइगोट के साथ, दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, विच इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। मैम आप 12th को पढ़ाते हो? हाँ जी बेटा, मैं 12th का ही बैच लेती हूँ, बट आपके वाला बैच नहीं लेती, दूसरे वाले बैचेस लेती हूँ। तो मैम उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे क्या? हाँ, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, मैं आपके साथ शीट शेयर कर दूंगी, आपको उसमें 2025 वाले ग्रुप में ऐड हो ना मेरे साथ, यस मैम। वहां पे मैं आपको शेयर करती हूँ। ओके मैम। ठीक है मैम, हमें तो बोला गया था आप ही पढ़ाओगे हमें, कब